निम्न में से कौन सा बच्चे के भावात्मक विकास का परिणाम नहीं है? ऑप्शंस: बच्चे के माहौल में हिंसा, परवरिश शैली, सांस्कृतिक मानदंड। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। परिणाम जो नहीं है उसके बारे में पूछा गया है, बच्चे के भावात्मक, तो इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो बच्चे के भावात्मक विकास का परिणाम नहीं है। सारे के सारे क्या करते हैं, जो बच्चे की भावनाएं होती हैं, जो बच्चे की इमोशंस होती हैं, उसमें जो है माहौल जो है, अगर माहौल में हिंसा हो तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। परवरिश जो होती है बच्चे की, यानी कि जो घर से बच्चे को परवरिश मिलती है कि किस तरीके से आपको बिहेव करना है, किस तरीके से चीज़ों को समझना है, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है बच्चे के भावात्मक प्रश्न पर। और सांस्कृतिक मानदंड जो होते हैं जितने, तो ये भी जो है भावात्मक विकास को प्रभावित करती है। तो जो नहीं करती है उनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। हेलो एंड वेलकम बैक टू शिक्षा फॉर नौकरी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे यूपी टेट, सुपर टेट और उत्तराखंड टेट के लिए स्पेशली लर्निंग एवं पेडागोजी, अधिगम एवं शिक्षण शास्त्र को हम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं जहां पर भी पेडागोजी पूछी जाती है, उसके लिए मॉक टेस्ट 1 है, यानी कि मॉक टेस्ट सीरीज है। पेपर 1, पेपर 2 सीडीपी बाल विकास के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस काफ़ी सारे हमने सेशन डिस्कस किए हैं, लिंक आपको आई सेक्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें, पीडीएफ मिलेगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सेशन में बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और शॉर्ट सेशन रहेगा। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? अब देखो, संज्ञान क्या होता है और संवेग क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं इमोशन एंड कॉग्निशन। दोनों को मैंने अपनी थ्योरी लेक्चर में डिस्कस किया है रिसेंटली। लिंक ऊपर प्लेलिस्ट में आ रहा होगा, आई सेक्शन में जाकर चेक कर लेना, अगर जिसको भी संज्ञान और संवेग के बारे में जानना है। तो किस प्रकार का संबंध होता है, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं ये, एक दिशीय होते हैं। सी बोलता है एक दिशीय होते हैं, संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। द्विदिशीय होते हैं, दोनों के बीच में एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। संज्ञान और संवेग जो है क्या होते हैं, पारस्परिक, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, द्विदिशीय होते हैं। और क्या होते हैं, गतिशील यानी कि डायनेमिक होते हैं, और आपस में क्रियाएं होती रहती हैं संज्ञान में, कॉग्निशन में और संवेगों में, यानी कि इमोशंस में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम या सीखने को प्रभावित करता है? अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। लर्निंग को प्रभावित करने वाला जो फैक्टर है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए तत्परता और इच्छा शक्ति, बी जीवन के लक्ष्य एम्स ऑफ लाइफ, सी सीखने और वाले व्यक्ति की मूल क्षमता एबिलिटीज क्या क्या है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो देखिए राइट आंसर यहाँ रहेगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए सीखने के लिए ये सारे के सारे कारक जो है प्रभावित होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति भी सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है, अधिगम चल रहा है जिस भी व्यक्ति का, तो उसमें सबसे पहले इच्छा और उसमें तत्परता होनी चाहिए सीखने के लिए। उसके एम्स होने चाहिए, जैसे कि आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका अपना लक्ष्य क्या है कि मुझे पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करना है, तभी आप क्या करेंगे, इच्छा शक्ति और तत्परता के साथ उस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। थर्ड आता है सीखने वाले व्यक्ति की मूल क्षमता। बात करते हैं कि भाई आपके अंदर एबिलिटीज हैं या नहीं है। अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, अगर आपके अंदर तत्परता और इच्छा है। अगर एबिलिटीज ही नहीं है और आपके अंदर तत्परता और इच्छा है तो भी काम नहीं चलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसलिए उपरोक्त सभी के सभी। क्वेश्चन 4, हम मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन ए केवल मनोरंजन के संसाधन के रूप में, रचनात्मक अभिव्यक्तियों को विकसित करने और परिष्कृत करने के साधन के रूप में, कक्षा शिक्षण को समृद्ध करने के साधन के रूप में। तो मीडिया का क्या यूज है, बहुत ही आसान और इजी सा क्वेश्चन है ये, आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर है, जिसमें हमने बी और सी दोनों को इंक्लूड किया है। बी ऑप्शन क्या बोलता है, बी कहता है भाई रचनात्मक, सही बात है, क्रिएटिविटी, अभिव्यक्ति को विकसित करने के लिए, है ना। तो एक साधन के रूप में कार्य होता है मीडिया, जिससे कि आप बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। कक्षण शिक्षण को, यानी कि क्लास में जो टीचिंग होती है उसमें रिसोर्स के रूप में भी कार्य करता है जो मीडिया होता है ना। इट लर्निंग रिसोर्स के रूप में कार्य करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी एंड सी को टिक किया है हमने। नेक्स्ट, एक मंद शिक्षार्थी डैश का सामना कर सकता है। जो मंद बुद्धि बालक होता है या मंद बुद्धि बच्चा जो होता है वो किस चीज का सामना कर सकता है, विचारों को व्यक्त करने में असमर्थता, कक्षा में ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, अति सक्रियता विकार, या ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों। यानी कि जो मंद बुद्धि शिक्षार्थी होता है वो अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को व्यक्त करने में सफल नहीं होता। तो बिल्कुल सही है, कक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, क्योंकि जो उसका अटेंशन स्पैन है
उन्हें ध्यान केंद्रित करने का जो समय है वो बहुत शॉर्ट होता है, इसीलिए ही वो मंद बुद्धि यानी कि इसका आईक्यू लेवल जो है बहुत कम होता है। और बुद्धि लब्धि अगर किसी बच्चे की कम है तो वो ज़्यादा देर तक किसी भी एक चीज़ को समझने पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। तो ऑप्शन नंबर ए और बी के साथ में हमारा ऑप्शन डी में इंक्लूड हो गया, डी इज द राइट आंसर। बुद्धिमत्ता से संबंधित है कि इंटेलिजेंस क्या होती है। बुद्धिमत्ता मतलब इंटेलिजेंस। अब सारी सोच से रिलेटेड है ये, अभी सारी सोच से रिलेटेड है, अमूर्त सोच से या मूर्त सोच से। अमूर्त का मतलब होता है फॉर्मल, है ना। ओके, और अभी सारी का मतलब होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट कॉन्वर्जेंट होता है, सॉरी, कॉन्वर्जेंट। और अपसारी का होता है डाइवर्जेंट। तो देखो यहाँ को समझना है हमें कि बुद्धिमत्ता यानी कि इंटेलिजेंस किस चीज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ चूज करेंगे, अभिसारी। अभिसारी का मतलब है कि कन्वर्ज करना एक जगह पर। और अगर आप क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं कि किसी बच्चे में रचनात्मक सोच के बारे में अगर आपने पूछा है तो ये इसको वो कहलाता है अपसारी सोच, विभिन्न विभिन्न दिशाओं में सोचना। कन्वर्जेंट का मतलब होता है एक सिंगल चीज पर पॉइंट आउट करना, तो वो आता है बुद्धिमत्ता से रिलेटेड। अभी सारी सोच वहां पर काम करती है। अमूर्त सोच का मतलब होता है कि आप बैठे बैठे जो है बहुत सारी चीजों की गणना कर लेते हैं अपने मस्तिष्क में, थॉट्स जब डेवलप होते हैं आपके अंदर तो उसको अमूर्त थिंकिंग बोलते हैं। यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के अनुसार, इसको हम बोलते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अनुसार, निम्न में कौन सी प्रकार की विकलांगता का एक प्रकार माना जाता है। लोकोमोटर विकलांगता, मानसिक मंदता, कम दृष्टि या उपयुक्त सभी। तो देखिए पीडब्ल्यूडी 1995 के अनुसार इन सभी को जो है सम्मिलित किया गया है विकलांगता में, कि लोकोमोटर भी एक विकलांगता है, मानसिक मंदता जिसको मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं, कम दृष्टि यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट जिसको बोलते हैं भाई डिसेबिलिटी वाला। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एक सेशन डिस्कस किया है, वो भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप, प्लेलिस्ट बनी है वहां से चेक कर लेना सीडीपी वाले पार्ट में। बहुत जरूरी है भाई, अगर उत्तराखंड टेट या किसी भी टेट के लिए आप पेपर देने जा रहे हैं, सी टेट हो यूपी टेट हो, बहुत जरूरी है सीडीपी के लिए। और इसके साथ साथ जो जैसे कुष्ठ रोग हो गए, हियरिंग पावर जिसको श्रवण बाधिता बोलते हैं, है ना, मानसिक रोग जो होते हैं वो भी पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में सम्मिलित किए गए हैं। विजुअल, विजुअल का मतलब दृष्टिहीनता, कुष्ठ रोग, तो इन सबको जो है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में सम्मिलित किया गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन 8, ज्ञानी द्वारा कितने प्रकार की अधिगम क्षमताओं की पहचान की गई है। 5 प्रकार हैं ये, 4 हैं, 2 हैं या फिर 9 हैं। तो देखिए ज्ञानी के अनुसार प्रकार हैं अधिगम क्षमता यानी कि लर्निंग कैपेबिलिटी जिसको बोलते हैं, लर्निंग कैपेसिटी, ये क्षमता की पहचान करने के लिए 5 प्रकार से पहचान की गई है, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं इंद्रियों पर इन्होंने बताया है। इंद्रियां जो होती हैं हमारी, तंत्रिका तंत्र जिसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम, और मांसपेशियां, इन पर बहुत ज्यादा इन्होंने बल दिया है, इन पांचों में से इन 3 पर, इंद्रियां, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां। तो 5 की पहचान की है इन्होंने, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जब हम बाहर से किस प्रकार के वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा कार्य करने में रुचि लेना शुरू किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं। आंतरिक प्रेरणा, बाह्य आंतरिक प्रेरणा, या इनमें से कोई नहीं। बाहर से दी जा रही है, सोर्स कैसा है, एक्सटर्नल, बाहरी सोर्स है। तो मोटिवेशन कैसे हुई, ऑप्शन नंबर बी, एक्सटर्नल मोटिवेशन, इसको बोलते हैं बाह्य प्रेरणा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, मानव आवश्यकताओं के 5 स्तरीय मॉडल में निम्न स्तरों को क्रमबद्ध करके व्यवस्थित करना है आपको। तो मानव आवश्यकताएं जो ह्यूमन नीड्स होती हैं ना, तो इसका एक पिरामिड बनता है, एक हायरार्किकल ऑर्डर है, जिसमें सबसे पहले आता है भाई, सबसे पहले आती हैं आपकी शारीरिक अवस्थाएं। क्लियर है, शारीरिक अवस्थाएं यानी कि फिजिकल नीड्स, सबसे पहले आपकी फिजिकल नीड्स पूरी होनी चाहिए। उसके बाद आती हैं यहाँ पर सेफ्टी नीड्स जिसको हम बोलते हैं सुरक्षा के लिए आवश्यकता। उसके बाद आएंगे हमारे पास फोर्थ यानी कि प्यार और अपनापन, लव एंड बिलोंगिंग्स, लव एंड बिलोंगिंग्स जिसको कहते हैं। और फिफ्थ पे आएगी हमारे पास सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट। और सबसे ऊपर आएगी हमारे पास आत्म विस्तारीकरण यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं। तो ये मोटिवेशन थ्योरी में पूरा एक, अगर मैं बात करूं तो ये पिरामिड वाला हम डिस्कस करते हैं मोटिवेशन थ्योरी में, कि सबसे पहले व्यक्ति की फिजिकल नीड्स पूरी होनी चाहिए, फिर सुरक्षा की यानी कि सुरक्षा की आवश्यकताएं, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग्स, प्यार
और अपनापन, देन रिस्पेक्ट वाली भावना आती है, और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मविस्तारीकरण। और ये ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये इसका प्रॉपर क्रम है, मैंने यहाँ आपको दर्शा दिया है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट टीचिंग एंड पैडागॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। सेशन पसंद आ गया हो तो ज़्यादा से शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे नए सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।